नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। यह हमारे बीएससी फर्स्ट की सेमेस्टर फर्स्ट की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक की यूनिट नंबर फर्स्ट को आज हम शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है परमाणु संरचना और यह यूनिट हमारे 14 नंबर्स की होने वाली है, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे 10 नंबर का आएगा और दो छोटे छोटे क्वेश्चन दो दो नंबर के आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी परमाणु संरचना और इस यूनिट में हम क्या करेंगे, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम परमाणु संरचना का बोर मॉडल कहते हैं, या इसे कभी कभी पेपर में बोर का गृह मॉडल के नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इस मॉडल के टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। कितने पॉइंट पढ़ेंगे हम? 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसकी कमियों के बारे में भी देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक बंद वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये बात आपको भी पता होगी कि कोई भी परमाणु है तो उसका नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बंद वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उसके अनुसार वह कक्षा को चूज करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो ये इस वाली कक्षा में होगा और इलेक्ट्रॉन की यदि एनर्जी ज्यादा है तो इस वाली कक्षा में होगा। परंतु कक्षा कोई सी भी हो, हमेशा पथ कौन सा होगा? बंद वृत्ताकार। ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है। केवल याद क्या रखना है? बंद वर्ताकार पक्ष पथ। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि नाभिक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो यह हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर बने रहे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल उसके बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। ठीक, यानी अभिकेंद्रीय बल क्या होता है हमारा? ZE² अपॉन R²। ये बराबर होगा इसके बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल mv² अपॉन R। ये पॉइंट नंबर 2 कहता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। किसी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसके बराबर होगा? बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो गया? अपकेंद्रीय बल के बराबर हो गया। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है हमारा? ZE² बटे R² बराबर होगा mv² बटे R के बराबर। जहां हमारे जो m होता है, ये वाला m क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा और आप सभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, उसके बाद जेड जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, कौन सा परमाणु दिया गया है उसके अनुसार। और आर क्या होगा? जिस वर्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी ये वाली क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी ये नाभिक होगा, ये इसकी वृत्ताकार कक्षा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा? गति करेगा। तो गति करने से इस पर क्या आएगा? कोणीय संवेग। तो इसका जो कोणीय संवेग होता है वह h/2 के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। h/2 हो या इसका इसका किसका? h/2 का पूर्ण गुणज हो, यानी n हो। जहां n बराबर होता है 1 2 3। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट्स में नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज का मतलब है कि पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि डेढ़ कि 1 पॉइंट, जैसे डेढ़ को क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो 3/2 h/2 हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसको पढ़ लेते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए केवल वे वर्ताकार कक्षाएं ही संभव हैं जिसका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 हो या इसका पूर्ण गुणज हो, यानी h/2 का पूर्ण गुणज हो। ठीक,
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो सदैव स्थिर रहती है, इसलिए जिस भी कक्षा में ये चक्कर लगाता है उसे हम एक ऊर्जा स्तर कह देते हैं, यानी ये नाभिक है। और जिस भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो एक निश्चित होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाएगा, इसलिए इससे हम एक ऊर्जा स्तर का नाम दे देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, ऊर्जा स्तर कर देते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों का हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे ये हो गया के, उसके बाद हो गया ये दूसरा एल, फिर उसके बाद हो गया ये एम, ऐसे हम नाम दे देते हैं। कैसे चलता है ये, ए, उसके बाद एल, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद क्यू आएगा। अब पी कहाँ गया, जो हमारे 20 यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है उनके सिलेबस बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी उपकोष होते हैं एस स्मॉल पी, जो डी हो गया, एफ हो गया, उप कक्षाएं, उनसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पी क्या कक्षक के रूप में नहीं लेते हैं, ऊर्जा स्तर के रूप में नहीं लेते हैं, ये कारण था। परंतु वर्तमान समय में इसको कैपिटल पी के रूप में दर्शाते हैं, परंतु आपको ऐसे ही लिखना है, पी को नहीं लिखना है, क्योंकि जो कोटा यूनिवर्सिटी के अनुसार हमें चलना होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं स्थिर थी और स्थिर होने की वजह से इन जो जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते थे उन कक्षाओं को हमने ऊर्जा स्तर दे दिया और उन ऊर्जा स्तरों को हमने अलग अलग नाम दे दिया, जिसमें के फर्स्ट वाला होगा नाभिक के पास वाला, उसके बाद एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ होगा, क्यू होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। अब ये थोड़ा डिटेल से समझेंगे इसको, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि ये हमारा नाभिक है और ये इसकी पहली कक्षा के हो गई और इसकी ये कक्षा नंबर सेकंड हो गई हमारी एल। मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है और ये इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ ले लेता हूँ, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अवशोषित कर ले तो ये क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो वो इस वर्ताकार कक्ष में चक्कर नहीं लगाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इस ऊर्जा स्तर की एनर्जी कम है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, प्रोटॉन के रूप में एनर्जी को अवशोषित करा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे अब इसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसके अनुसार प्रोटॉन भेजते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन आ गया और इसने एनर्जी ले ली और एनर्जी लेकर ये कहाँ चला गया, ऊपर वाले स्तर में, यानी यहाँ चला गया। ये तो एनर्जी ग्रहण करके यानी अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षा में चला गया। इसी प्रकार यदि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को त्याग देता है यानी प्रोटॉन निकाल देता है तो एनर्जी कम होगी। हमेशा एनर्जी को अवशोषण करे या फिर उत्सर्जन करे, ठीक है, वो हमेशा प्रोटॉन के रूप में होती है, ठीक है। यहाँ ये प्रोटॉन निकालेगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होने के कारण ये निचली वाली कक्षा में यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जो प्रोटॉन के रूप में ये एनर्जी ले रहे हैं या फिर उत्सर्जित कर रहे हैं उस वो प्रोटॉन हमेशा एच म्यू एनर्जी के होते हैं। अब प्रोटॉन कितने ले रहे हैं उसके अनुसार एनर्जी होती है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ऊपरी कक्षा में जाने के लिए 5 प्रोटॉन की आवश्यकता होती, तो 5 म्यू होता। एक प्रोटॉन की ऊर्जा क्या थी, एच म्यू, और 5 प्रोटॉन चाहिए तो 5 एच म्यू हो गया। इसी प्रकार यदि इसे तीन प्रोटॉन की एनर्जी ज्यादा है तो 3 प्रोटॉन क्या करेगा, ये उत्सर्जित कर देगा 3h में, तो ये क्या हो जाएगा, निचली कक्षा में चला जाएगा। इसी प्रकार कितने प्रोटॉनों की आवश्यकता है वो हमें पता नहीं है, इस वजह से हम क्या लगाते थे, एन, यानी उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इनकी एनर्जी होती है, तो कुल उत्सर्जित एनर्जी, कुल उत्सर्जित उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्या होगी, वो इन प्रोटोनों के बराबर होगी ना, तो वो एनर्जी डेल्टा ई के रूप में दर्शा देते हैं और क्या लिख देते हैं, एन एच म्यू, ठीक है। अब कितने प्रोटॉन ले रहे हैं या कितने प्रोटॉन उत्सर्जित कर रहे हैं वो तो उन कौन सा परमाणु दे रखा है या उन इलेक्ट्रॉनों को कितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसके अनुसार होगा। तो हमारे पांचों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं।
एक बार मैं इसे रिवाइज करा देता हूँ, 5 पॉइंट्स को आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। और ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। आपके 70 नंबर का पेपर है, तो 70 में से 65 यानी 65 नंबर मिलने की तो गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं हम पांचों पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा था हमारा कि बंद वर्ताकार कक्षा होनी चाहिए, तो बंद वृत्ताकार कक्षा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा था कि एम वी स्क्वायर यानी अपकेंद्रीय बल किसके बराबर होना चाहिए, अभिकेंद्रीय बल के, यानी जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3 क्या कर रहा था हमारा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई या इसका कोण गुणा जो होना चाहिए यानी h एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा था कि ऊर्जा स्तर के बारे में, ठीक है। ऊर्जा स्तर क्या होंगे, के एल एम एन ऐसे होंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा था, उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा किसके बराबर होगी, डेल्टा ई बराबर एन एच म्यू के बराबर, ठीक है। ये हमारे पांचों पॉइंट्स हो गए। अब इस बोर्ड की कमियों को देखते हैं। अब जब इसने मॉडल बनाया होगा तब तो कमियों की पता नहीं चला होगा। जैसे ही किसी ने देखा कि कोई इन्वेंशन हुआ, तो इन्वेंशन हुए तो उसमें गलतियां पकड़ने में आई और इसकी कमियां दिखी, तो ये कमियां चलती रही। तो फर्स्ट कमी क्या है, कमी नंबर 1, ठीक है। बोर मॉडल की कमी, पहली कमी थी कि यह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन धारण करने वाले परमाणु पर ही लागू होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हो तो लागू होगा, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला हो तो लागू नहीं होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु अगर मैं +1 लिख दूं तो दो में से एक तो इसने त्याग दिया, तो एक ही बचा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, लिथियम, लिथियम +2, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 होते हैं, 3 में से 2 को त्याग दिया। बेरिलियम +3 लिख दिया। और बोरॉन +4। अब बोरॉन 5 पे आता है, 4 त्याग दिए। इस बेरिलियम 4 पे आता है, 3 त्याग दिए। इन सब के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन धारण। अब इन सभी तंत्रों पर तो ये लागू होगा, ये नियम लागू होगा, परंतु यदि मैं लिख दूं ऑक्सीजन +2, कितना, इस पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, उसमें से 2 त्याग दिया, 6 बच गए, ठीक है। तो 6 पर ये लागू नहीं होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला तंत्र आ गया। पॉइंट नंबर 1, यानी ये फर्स्ट कमी थी किसकी, बोर मॉडल की। क्या कर रहा है, बोर का मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन तंत्रों पर, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम +2 हो गया, बेरिलियम +3 हो गया और बोरोन +4 हो गया, आदि पर सही परिणाम देता है। परंतु यदि बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र आ जाए तो उस पर यह लागू नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि मॉडल, यह मॉडल यानी बोर का मॉडल इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की विचार करता है, परंतु इसके प्रत्येक उपस्थित उपकोष की कक्षाओं पर नहीं। यानी बोर का मॉडल कक्षाएं यानी के एल एम एन पर तो बात करता है। पॉइंट नंबर 2 है कि कक्षाओं पर तो चर्चाएं करता है, कक्षाओं पर तो, कक्षकों पर तो क्या करता है ये, परंतु उपकोषों पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। उपकोषों पर लागू नहीं होगा, केवल कक्षाओं पर लागू होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहेगा, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग का एक साथ सही मापन संभव है, किंतु हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यह मापन संभव नहीं है। अब इस पॉइंट्स को मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। डिटेल से क्या हो, अब आपको समझ में आ जाए बस ऐसा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि बोर का मॉडल की स्थिति, पॉइंट नंबर कौन सा है ये, 3, स्थिति और संवेग अगर एक साथ आप मापन करेंगे तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, ठीक है। परंतु जो हाइजेनबर्ग है, हाइजेन हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग है, उसका एक अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कहता है, इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो स्थिति और संवेग है, स्थिति, अरे यार, स्थिति और संवेग हो गया, और एक टाइम और एनर्जी हो गया,
जैसे स्थिति और संवेग को आप एक साथ मापन नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें त्रुटि आएगी। अगर एक साथ आप मापन कर रहे हैं स्थिति और संवेग का, तो त्रुटि तो आएगी आएगी। उसी के साथ अगर टाइम के साथ आप एनर्जी को देख रहे हैं, तो इसमें भी त्रुटि आएगी। और ये सिद्धांत कहता है कि स्थिति और संवेग का हम एक साथ मापन भी कर सकते हैं, त्रुटि नहीं आएगी। ये इसकी पॉइंट नंबर 3, यानी ये इसकी पॉइंट नंबर 3 की मिस्टेक थी, और इसी वजह से इसको इसकी कमी के रूप में रखा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, यह मॉडल विभिन्न परमाणु व अणु के स्पेक्ट्रम व्यवहार की व्याख्या नहीं करता। कि जब भी परमाणु स्पेक्ट्रम्स क्या करते हैं, ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो स्पेक्ट्रम्स निकालते हैं, और स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं करता। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले की तो व्याख्या कर देता है, परंतु बहु इलेक्ट्रॉन वाले की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम्स की व्याख्या नहीं करता। अब पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 क्या कर रहा है हमारा, इसमें पढ़ेंगे हम। पॉइंट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे स्टोक प्रभाव को, और पॉइंट नंबर 6 में पढ़ेंगे हम जीमान प्रभाव को। अब दोनों प्रभाव को एक साथ समझ लेते हैं, उसके बाद आप पॉइंट्स को पढ़ लेना। अब एक में ही समझाऊंगा मैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये हमारा परमाणु हो गया, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब स्पेक्ट्रम को निकालता है, स्पेक्ट्रम्स निकलते हैं, और इन स्पेक्ट्रमों पर यदि हम क्या लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, क्या लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, तो ये स्पेक्ट्रम क्या होंगे, ये छोटे 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 स्पेक्ट्रम में टूट जाता है। और जब बोर्ड से पूछा गया कि ये किस वजह से हो रहा है, कि चुंबकीय क्षेत्र लगने के बाद यह स्पेक्ट्रम छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में टूट गया, तो बोर्ड इसे समझा नहीं पाया। और यह समझाया था किसने, स्टोक ने। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाला है तो जीमान ने, तो ये जीमान ने समझाया था, तो इसे क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र न लगाकर मैं क्या लगाऊं इस इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम पर, विद्युत क्षेत्र लगा दूं। यदि विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, तो ये विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी ये स्पेक्ट्रम छोटे छोटे स्पेक्ट्रमों में टूट जाता है, और इसी को कहते हैं हम स्टोक प्रभाव। ठीक है, तो जीमान प्रभाव में हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, और स्टोक प्रभाव में हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स थी, 6 कमियां थी, और 5 पॉइंट्स हमारे बोर के मॉडल के थे। उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। ये तो आपने 12वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत ये क्या कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी परमाणु हो या कोई भी कण है, जैसे कोई भी कण है और उसका वो द्रव्यमान रखता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। यानी ये तीनों कण या कोई भी अन्य कण जिसके पास द्रव्यमान है, ठीक है, तो वह दो रूप में व्यवहार करता है। यानी ये कणीय प्रकृति भी दिखाता है, और ये तरंग प्रकृति भी दिखाता है। तो ये दो प्रकृति के रूप में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कि कण कणीय प्रकृति भी दिखाए और तरंगीय प्रकृति भी दिखाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वैत सिद्धांत कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं ये क्या कर रहे हैं। डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी द्रव्य कण जिसके पास द्रव्यमान है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 है, यानी गति से। और न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, परमाणु हो गया, सबके पास द्रव्यमान है। इन सभी कण में अपनी कणीय प्रकृति के साथ साथ यह तरंगीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। ये तो मैंने यहाँ लिखा, ये कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, द्वैत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में क्या ले रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनों द्वारा विवर्तन चित्र का निर्माण किया जाना, यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति माना जाता है। और कणीय प्रकृति तो सबको पता था, परंतु तरंग का जो तरंगीय प्रकृति का पता चला, वह इसके विवर्तन चित्र के बनने से पता चला। विवर्तन चित्र के बनने से पता चला। ठीक है, तो विवर्तन चित्र किसके माध्यम से बनेंगे, कण की तरंगीय प्रकृति के माध्यम से। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं
इस सिद्धांत के डी ब्रोगली की सिद्धांत की उत्पत्ति। ये क्या लिखा हुआ है एक लाइन पहले, अतः प्रकाश विकिरणों के समान द्रव्य कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं तथा कण के साथ संबद्ध अदृश्य तरंग को ही द्रव्य तरंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश विकिरण होती है उनके जो द्रव्य कण होते हैं वह भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम डी ब्रोगली के जो समीकरण बनती है डी ब्रोगली के अनुसार उसको उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या ले रखा है कि डी ब्रोगली की समीकरण के लिए हमें जो कण है वो प्रकाश की, मैंने यहाँ लिखा था फर्स्ट समय, ये जो लाइन फट रखी है आपने इसके ऊपर कि प्रकाश कणीय प्रकाश जो विकिरण होते हैं वो भी क्या होते हैं द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। तो वहां से हमने एक एनर्जी की समीकरण ले ली आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन की समीकरण क्या थी, एनर्जी की E बराबर mc², जहां m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद प्लांक की क्वांटम अवधारणा के अनुसार हमने प्रोटॉन की एनर्जी को ले लिया, E बराबर h म्यू। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो E बराबर h म्यू हो गया समीकरण नंबर 2। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर करेंगे तो mc² बराबर होगा h म्यू के बराबर। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जो म्यू है वो क्या है हमारी आवृत्ति, और आवृत्ति किसके बराबर होती है, c अपॉन लेमडा के बराबर। तो म्यू का मान रख देंगे। ठीक है, तो म्यू बराबर तो क्या लिखेंगे हम, mc² बराबर h म्यू की जगह c अपॉन लेमडा, ये क्या है हमारे h। उसके बाद c से c कट जाएगा यानी mc बराबर क्या लिखेंगे, h अपॉन लेमडा। ठीक, अब इसे एडजस्ट कर देंगे तो तरंग क्या आएगी यानी लेमडा क्या आएगा, h अपॉन mc क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा यानी mc। ठीक है, तो प्रकाश के वेग c, जो प्रकाश का वेग c है वो कण के वेग v से प्रतिस्थापित करने पर, अब यहाँ c को हम क्या करेंगे, c को हम प्रतिस्थापित करेंगे किसके साथ, c को प्रतिस्थापित करेंगे v के साथ, क्योंकि c तो प्रकाश का वेग है और यहाँ तो हम किसी कण के वेग को निकालेंगे, तो कण का वेग क्या होगा v, तो कण के वेग v से प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये क्या होगा, लेमडा बराबर h अपॉन एम वी। ठीक है, ठीक है, यही हमारे डी ब्रोगली की सिद्धांत जो समीकरण है यही संबंध को बताती है। ये लिख रखा, यह समीकरण ही डी ब्रोगली संबंध कहलाती है और यह द्रव्य कण से जुड़ी हुई द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य को बताती है। यानी कोई भी द्रव्य कण है उसकी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य अगर निकालनी हो तो वो आप निकाल सकते हैं लेमडा बराबर h अपॉन एम वी से। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं, नहीं इसे नहीं मिटाते हैं तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा और समझना है इसे। अब आपको ये चीज यहाँ दिख रही होगी कि जो ये लेमडा है वो h अपॉन एम वी है और एम वी को तो हम जानते हैं कि ये तो हमारा संवेग होता है। तो इसी समीकरण को, समीकरण नंबर 3 को संवेग की समीकरण के रूप में लिखने पर, तो संवेग की समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, लेमडा बराबर h अपॉन एम वी की जगह क्या रख देंगे p। ठीक है, तो ये हो गई। और आप सभी को पता होगा ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया और कांस्टेंट टर्म है यानी जो ये लेमडा है वो समानुपाती है 1 अपॉन पी के, समानुपाती लगा सकते हैं ना क्योंकि ये कांस्टेंट है। गया अगर मैं इस कांस्टेंट, अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो वापिस ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो एक कांस्टेंट टर्म हट गई और समानुपाती का चिन्ह आ गया, यानी जो द्रव्य तरंग के साथ संबद्ध जो तरंग दे रहे हैं वह समानुपाती होती है 1 अपॉन वी पी यानी संवेग के साथ। ये व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन में है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती है यानी ये लिखी हुई है। अतः किसी द्रव्य कण का जो संवेग होता है उस कण के संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है
और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब इलेक्ट्रॉन दे रखा है यानी इलेक्ट्रॉन की कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान है तो हम किस समीकरण को लगा सकते हैं, इसको डी ब्रोगली की समीकरण को, यानी लेमडा बराबर एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से मान देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का सब हम जानते हैं कि कितना द्रव्यमान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कण दे रखा है ना, तो द्रव्यमान किसका रखेंगे, जो कण दे रखा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को पता है कितना, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी वजह से द्रव्यमान नहीं दे रखा। दूसरी बात, उसके बाद क्या है यहाँ v, v हमें पता है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या है, h की वैल्यू हमें पता है यही सही, और लेमडा में निकालना है, तो यहाँ मान रख दिया, क्या मान रखा कि लेमडा बराबर h की जगह h की वैल्यू रख दी 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकंड, ये हो गया, बटा m की जगह क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 इंटू v की जगह हमने रख दिया 10, यानी लेमडा बराबर कितना हो गया। अब इसको आप काट देंगे, अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व करा देता हूं मैं, ठीक है, कैसे सोल्व हुआ। लेमडा बराबर कितना, 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34 बटे h की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू होगी 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 इंटू 10, ठीक है। अब ये 10 है तो एक जीरो है, तो ये इधर ऐसे समझ जाइए, ये भी माइनस की है पावर और ये भी माइनस की है पावर, तो कट जाएगी, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस का 3 बचेगा, तो लेमडा बराबर 6.62 बटे 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 3 बटे 10 की घात 1, अब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -10, जैसे 10 की पावर 1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 1, और ये जुड़ जाएगी इसमें, तो कितना हो जाएगी 6.62 बटे 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 4। अब इसमें आप भाग दे लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट नहीं, 0.73 इंटू 10 की घात माइनस का 4, और इसी इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7.3 इंटू 10 की घात माइनस का 5, ठीक है, हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया मीटर, ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस पर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, अभी हम इसे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि 10 ग्राम की एक गेंद है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी गई है, गेंद से संबद्ध तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब आप देखेंगे कि डी ब्रोगली ने कहा था कि द्रव्यमान वाला कण होना चाहिए, अब यहाँ कण के रूप में हमने 100 ग्राम की एक गेंद ले रखी है, यानी 100 ग्राम है तो इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, द्रव्यमान तो होगा, ठीक है, तो ये 100 ग्राम का द्रव्यमान, तो यहाँ हम कौन सी समीकरण लगा सकते हैं, इसकी डी ब्रोगली की लेमडा, ये लेमडा इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, एच अपॉन एम वी वाली समीकरण लगा सकते हैं। दूसरी समीकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, जहां हमें एम की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू भी दे रखी है, वी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। उसके बाद वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है हमें, जैसे मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, और 100 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो किसका 1000 का भाग देना पड़ेगा, और वैल्यू कितनी आएगी 0.1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं तो लेमडा बराबर होगा 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34 बटा 0.1, एम की वैल्यू और ये वी की वैल्यू हो गई, तो वी की वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद आप सोल्व कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा यानी 10 की घात कितनी होगी में 35 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसे इसका मल्टीप्लाई करा दो आप, तो इससे तो क्या होगा 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34 ही बचेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट यार 1 पॉइंट इंटू 10 होगा,
मैथ वाले तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा ना, ठीक है, बायो वाले के लिए हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं इसे क्या करता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ। देख रहे हैं ना, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं वो भी लाने वाला हूँ। किस पर? जैसे कि इनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के तो लाने ही वाला हूँ। साथ में जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो इन सभी के लिए मैं क्या लाने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन उसमें से अक्सर मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय संवेग का क्वांटीकरण की शर्त। ये क्या हो रहा है इसमें, इधर सरकते हैं, ठीक है। तो क्या है कोणीय संवेग की क्वांटीकरण की शर्त? ये शर्त क्या कहती है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, लगाता है, जिसके लिए आवश्यक है, अतः इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग एक सतत द्रव्य तरंग होगी। कब होगी? जिसके लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी उस वर्ताकार पथ की परिधि के मान के तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज हो। अब इसे थोड़ा धीरे से पढ़ना, मैं आपको समझा देता हूं करना क्या चाहता है। कि एक नाभिक है, ठीक है, और नाभिक के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो एक सतत सतत यानी बिना टूटी हुई लगातार कंटिन्यूअस चलने वाली तरंग कब बनेगी? जब इस वर्ताकार की परिधि, जो ये परिधि है ना, ये परिधि है इसकी, वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि यानी 2πr वो बराबर होनी चाहिए किसी के, इस इलेक्ट्रॉन की लैम्ब्डा की यानी तरंग की। और इस तरंग का क्या होना चाहिए, वह पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी ये आधी अधूरी नहीं, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये वर्ताकार पथ है, जब ये इलेक्ट्रॉन लगाएगा चक्कर, तो ये एक जैसे ये तरंग बनेगी, जैसे मैं यहाँ तरंग बनाता हूँ एक, तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ऐसे 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 ये तरंग बनेगी। अभी पूर्ण गुणज नहीं हुई तो ये इस पर बिंदु पर आकर वापिस नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो यह टूट जाएगी। ये तो हो गई हमारी सतत, कौन सी वाली हो गई, सतत द्रव्य तरंग, ठीक है ना। अगर मैं असतत द्रव्य तरंग की बात करूं तो असतत द्रव्य तरंग क्या होगी, ये हमारा नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक वर्ताकार कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अभी चक्कर लगा रहा है ना, तो ये इसकी जो वर्ताकार पथ है इसके पूर्ण गुणज के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 2πr नॉट इक्वल टू हो लेमडा के पूर्ण गुणज के। मतलब क्या कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ये तरंग संबद्ध करेगा, यानी ये तरंग है, और ये क्या होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी। अब ये यहाँ से ब्रेक हो गई ना, यानी असतत हो गई, यानी कंटिन्यूअस नहीं चली। तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं चली, क्योंकि ये इसके वर्ताकार पथ के पथ जो 2πr है उसमें ये तरंग के जो पूर्ण गुणज है उसके बराबर नहीं थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, असतत द्रव्य तरंग। इसे क्या कहेंगे, असतत द्रव्य तरंग कहेंगे। हो गया, ये तो ये समझा रहा है, ठीक है। ये हमारी सतत कब होगी द्रव्य तरंग, जब 2πr बराबर होना चाहिए इसके बराबर है n लेमडा के, और यहाँ असतत द्रव्य तरंग होगी, ठीक है, ये होगी 2πr नॉट इक्वल टू n लेमडा। जो ये चित्र बना हुआ है ये थोड़ा मिस्टेक है, जो ये द्रव्य तरंग संबद्ध हो रही है यहाँ से निकल रही है ये, ठीक है ना। तो ये आगे जाकर इसमें नहीं मिलेगी, ये ऐसे हो जाती है, यानी अनकंटिन्यूअस हो जाती है, यानी लगातार नहीं रहती है, इसलिए इसे असतत द्रव्य तरंग कहते हैं। अब ये सतत द्रव्य तरंग हो गई, यानी द्रव्य सतत द्रव्य तरंग के लिए क्या लिखेंगे हम, 2πr बराबर होगी n लेमडा के। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। और डी ब्रोगली की समीकरण के अनुसार हमने क्या पढ़ा,
कि लेमडा बराबर होता है एच अपॉन, कितना होता है, एच अपॉन एम वी होता है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, यानी 2 पाई आर बराबर होगा एन एच अपॉन एम वी। आप समझ तो जाएंगे ना एन और एच में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको 2 पाई को आप नीचे लाइए और इस एम वी को क्या ले जाइए ऊपर, यानी इसे क्या लिखेंगे हम, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब कुछ पता चला आपको कि एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कौन, तरंग कोणीय संवेग, ये एम वी हो गया, ये एच अपॉन 2 पाई हो गया, इसके पूर्ण गुणज के बराबर हो गया। क्या कर रहा है ये समीकरण आ गई हमारे, समीकरण नंबर 2, एम अपॉन एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए केवल वे वर्ताकार कक्षाएं ही संभव हैं जिनके कोणीय संवेग एच अपॉन 2 पाई या इसका पूर्ण गुणज होती हैं। ठीक है, ये तो मैं बता रहा था आपको, जो बोर का मॉडल था उसमें भी तो यही कह रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा स्थिर होगी और वह कोणीय संवेग उसके एच अपॉन 2 पाई या उसके पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यह कथन ही हमें बोर की कोणीय संवेग की क्वांटीकरण शर्त है, जो बोर का मॉडल था उसकी क्वांटीकरण की शर्त है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो जब हम डी ब्रोगली की समीकरण को क्या कर रहे थे, उत्पत्ति कर रहे थे, तब ये आया था। ठीक है, नहीं उसमें नहीं आया था, ये हमारे आया था बोर की कमियों में। ठीक है, तो ये बोर की कमियों में यहाँ से गया था। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी गतिशील कण के लिए दो संयुग्मी राशियां जैसे स्थिति और संवेग, एक हो गया, एक युग्म हो गया, संयुग्मी हो गया, या फिर होना चाहिए ऊर्जा या समय आदि का हम एक साथ यथार्थ मापन संभव नहीं है, यानी इसको हम एक साथ मापन नहीं कर सकते। दोनों राशियों का एक साथ मापन किया जाता है तो मापन में त्रुटियां या अनिश्चितताएं उत्पन्न होती है, जिनका गुणनफल प्लांक नियतांक यानी एच के बराबर होता है। यानी समझाना क्या चाहता है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कि जब भी आप स्थिति हो गया और संवेग इन दोनों का, या फिर एक साथ समय या ऊर्जा का, इन दोनों का एक साथ मापन करो या इन दोनों का एक साथ मापन करोगे तो हमेशा त्रुटि तो आएगी सही, त्रुटि हमेशा आएगी। और कण कैसा होना चाहिए, हमारा कण होना चाहिए गतिशील। ये तीन चीजें याद रखना, ऐसा गतिशील कण जिसमें हम स्थिति और संवेग को एक साथ यदि मापन करें या फिर समय और ऊर्जा का एक साथ मापन करें तो उसमें त्रुटि होती है, और ये जो त्रुटि आएगी वह त्रुटि प्लांक नियतांक यानी एच के बराबर होगी। ठीक है, ये हमारे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। अब देखते हैं, तो इसमें जो हमारी जैसे हम स्थिति और संवेग का निकालते हैं, इसका स्थिति और संवेग का निकालेंगे, तो जी स्थिति की त्रुटि होगी उसको हम डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं, और जो संवेग में त्रुटि होती है उससे हम डेल्टा पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिख ही रखा है इन्होंने कि ये गुणनफल हो गया। ठीक है, तो ये गुणनफल हो गया कि प्लांक नियतांक एच के बराबर होता है किन किन का गुणनफल, इन दो स्थितियों का गुणनफल, जी इनकी त्रुटियां आई उनका गुणनफल। यानी क्या लिखेंगे हम कि डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर होता है या फिर बड़ी होती है किससे, प्लांक नियतांक से। ये हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर 2। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एच, ये मैंने यहाँ बता दिया कि डेल्टा एक्स इंटू होगा डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी उन त्रुटियों का गुणनफल प्लांक नियतांक एच के। किंतु जो ये वर्तमान में उपरोक्त सिद्धांत है जो डेल्टा एच के बराबर कर रखा है, यह सिद्धांत अधिक सही रूप से निम्न रूप प्रकार लिखा जाता है। यानी वर्तमान में इसे किस प्रकार लिखा जाता है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा एच अपॉन 2 पाई के। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी।
यानी जो डेल्टा एक्स है वह गुणा इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा एच अपॉन 2 पाई के, 2 पाई नहीं 4 पाई के, क्योंकि ये तो क्या था पुराने समय की बात थी, पुराना था। और जो नया है मॉडर्न है यानी अच्छे तरीके से मापन किया गया वह किया गया और उसको त्रुटियों को किसके बराबर रखा गया, एच अपॉन 4 पाई के बराबर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रखा है कि इसी प्रकार के कण के लिए ऊर्जा तथा समय मापन की अनिश्चितताएं क्रमशः डेल्टा ई व डेल्टा टी हो तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। यानी इसी प्रकार हमने दो स्थितियां पढ़ी थी, एक तो स्थिति और संवेग और दूसरा था हमारे क्या, समय और ऊर्जा। तो समय ऊर्जा के लिए देखेंगे तो समय की जो त्रुटि लिखेंगे उसको लिखेंगे डेल्टा टी से, और जो ऊर्जा की त्रुटि लिखेंगे उसे लिखेंगे हम डेल्टा ई से। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किसके बराबर होगा, नए तरीके से यानी मॉडर्न से, तो वो होगा एच अपॉन 4 पाई के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 4। इसी समीकरण का नाम दे रखा है। ठीक है, आगे कुछ भी काम नहीं है। अब उसके बाद हम इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति मापन की अनिश्चितता 1 एम्पीयर, तो वेग मापन की अनिश्चितता याद कीजिए। यानी स्थिति का है एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन की अनिश्चितता है 1 ए, तो वेग के मापन की अनिश्चितता याद कीजिए। तो अनिश्चितता के लिए हम कौन सा लगाएंगे, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है हमारे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होगा एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, परंतु हमें जो अनिश्चितता निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वेग के मापन की अनिश्चितता निकालनी है। यानी हम यहाँ डेल्टा पी की नहीं निकाल रहे हैं, हम किसकी निकाल रहे हैं, डेल्टा वी की। ठीक है, तो डेल्टा वी की निकालने के लिए डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, यम अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा वी, क्योंकि पी बराबर क्या होगा, एम वी होगा, और वी तो क्या होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा ना यार, कोई भी कण है तो उस कण का तो जो वेट होगा वो तो क्या होगा, एक निश्चित होगा, मास तो निश्चित होगा, तो वो तो हो गया कांस्टेंट, तो वो तो हो गया बार। और गड़बड़ी किसमें आ सकती है, अनिश्चितता किसमें उत्पन्न हो सकती है, वेग में हो सकती है, तो डेल्टा वी लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, तो पी बराबर एम वी हो गया, ये पी वी बराबर एम वी, यानी डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एम वी बराबर एच अपॉन 4 पाई के बराबर कर दिया। ठीक है, तो एम तो बाहर आ गया ना, मैंने कहा था कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो एम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई हो गया। तो जो यहाँ देखिए डेल्टा एक्स यानी स्थिति की अनिश्चितता क्या दे रखी है, स्थिति के मापन की अनिश्चितता क्या दे रखी है, एक ए दे रखी है, एक एम्पियर दे रखी है, यानी उसका कितना मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस का 10, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता ही है और एच का वैल्यू आपको पता ही है। तो बस डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी को एक तरफ रखिए और सभी को एक साथ भेज दिए, तो डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स हो गया। अब इसमें मान रख देंगे डेल्टा वी बराबर एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34, फिर 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, उसके बाद 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31, ये हमारी इलेक्ट्रॉन का वेट यानी द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, और उसके बाद में 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने क्या लिख रखा है, ये कुछ गड़बड़ कर रखी है। यहाँ क्या आएगा, 7 भी तो आएगा यार, 5 4। ठीक है, यहाँ कर लेना आप, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना, और कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा मीटर पर सेकंड कितना, 5.787 इंटू 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ सभी प्रकार की केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिक्स की भी वीडियो लाऊंगा, उसके बाद बायोलॉजी और जूलॉजी की भी आने वाली है, और उसके बाद देखेंगे तो मैथ की भी हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाइयों, धन्यवाद।